महत्वपूर्ण भूमिका पहले भी अदा की है और देश को आज भी आगे बढ़ाने में जो महिलाओं का योगदान है वो जारी है। और ऊपरी और इसको एक ऊंचाइयों तक ले जाने में महिलाओं का योगदान सर्वोपरि रहा है, रह रहा है और रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव पर हर विभाग के द्वारा, हर विश्वविद्यालय के द्वारा, हर इकाई के द्वारा ये आयोजन किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से यदि हमारे इतिहास में, हमारी किताबों में कहीं न कहीं ये छूट गया है कि वैज्ञानिकों ने इस देश की आज़ादी में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसका उत्थान कितना किया है, उसको दोबारा से याद दिलाने के लिए और जो आज के दिन हम कार्य कर रहे हैं उसको हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं, इन सब विषयों पे ये चर्चा हो रही है। और क्योंकि जैसा कि बताया गया, ये जो दिन है ये बहुत ही मुश्किल से हमारे लाखों लाखों वीर सेनानियों ने, योद्धाओं ने और शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी है इस कार्य के लिए, तभी ये प्राप्त हुआ है। और आज वैज्ञानिकों ने इसमें क्या भूमिका दी है, इस पर विभाग के द्वारा, जैसा कि बताया गया कि हरियाणा द्वारा कल से कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और आज हिसार इकाई के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं सभी को अपनी तरफ से इसके लिए बधाई भी देता हूं। और आज का जो वक्तव्य है डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को मैंने अभी 2 दिन पहले सुना भी था, काफ़ी अच्छा उनका वक्तव्य हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में रहा था और आज भी इस पे वो प्रकाश डालेंगे और वो हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी होगा। और आज हमें आगे कैसे बढ़ना है, किस प्रकार से ये बलिदान कुर्बानियाँ दी गई हैं महिलाओं के द्वारा और अभी उनका क्या योगदान है, इस सब पे प्रकाश डाला जाएगा। मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा हूँ, इसके लिए मैं धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ सभी आयोजकों का कि आज मुझे भी मौका दिया गया। और पुनः जो भी उपस्थित है सभी का आभार व्यक्त करते हुए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज के वक्ता को सुनने के लिए मैं भी तैयार हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके आशीर्वाद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हरियाणा प्रांत की विज्ञान भारती इकाई की सह सचिव श्रीमती बिंदु मंगला जी भी जुड़े हैं। डॉक्टर बिंदु मंगला जी, आपका स्वागत है मैम। अब हम बढ़ते हैं आज के मुख्य संबोधन की ओर। मैं इसके लिए डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का स्वागत करता हूं। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी फॉर्मर एंड फाउंडर चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी CDLU सिरसा में रहे हैं। वर्तमान में आप डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री दयानंद कॉलेज हिसार के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। आपने स्वतंत्रता संग्राम में नारी की भूमिका पर अपने विषय में आपका विशेष अनुसंधान रहा है और आपके वक्तव्य के लिए हम काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे। आज हमें मौका मिला है। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और अब मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना संबोधन, अपना वक्तव्य शुरू करें। नमस्कार। परम श्रद्धेय माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर BR कंबोज जी,
श्री जवाहरलाल जी, डॉक्टर गौड़ जी, मैडम प्रोफेसर श्रीवास्तव जी और सभा में उपस्थित प्रबुद्ध नागरिकगण, मेरे लिए ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, अवसर है, जिसमें मैं आप लोगों के समक्ष अपनी बातचीत एक संवाद के रूप में रखने के लिए उपस्थित हुआ। इस कार्यक्रम के लिए मैं आभारी हूँ आयोजकों का, विज्ञान भारती हरियाणा के हिसार चैप्टर का, जिन्होंने मुझे इस में भाग लेने की परिस्थितियाँ दी। और इस कड़ी में निश्चित तौर पर जो पृष्ठभूमि बनाई गई है, मेरे से पहले मैडम श्रीवास्तव जी ने और माननीय कुलपति महोदय के द्वारा विषय की महत्ता को इंगित किया गया है। और निश्चित तौर पर एक और विषय चर्चा के लिए कहीं न कहीं मेरे लिए खुला है कि वैज्ञानिक जो हैं उनकी भूमिका को नए ढंग से देखा जाए, तलाशा जाए और एक शोध की विषय वस्तु बने, ताकि हम इन सारे पहलुओं को इस रूप में लेकर आएं। और चूंकि आज का जो आदेश है स्वतंत्रता संग्राम में नारी की भूमिका है, मैं अपनी बात को यहाँ पर केंद्रित करने का प्रयास करूँगा। हम सब इस बात से परिचित हैं कि हमारी आज़ादी की लड़ाई इतिहास का एक स्वर्णिम पल है, और स्वर्णिम पल इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है कि ये लड़ाई दुनिया के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली साम्राज्यवादी शक्ति के खिलाफ थी। ऐसी ताकत जो ये दावा किया करती थी कि उनके राज में कभी सूरज अस्त नहीं होता, उनके साथ ये टक्कर लेनी पड़ी। और आखिरकार एक लंबा संघर्ष रहा जो हमें यहाँ पर मजबूर करता है उनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए, और अंततः कामयाब हुई। बहुत संक्षेप में सीधी सी बात करूं, जहाँ से अंग्रेजी राज की शुरुआत हुई थी, 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ भारत के शासक के नाम पत्र लिखती है, और उस पत्र की भाषा ये बताती है कि उनकी क्या हैसियत थी, हमारी हैसियत क्या थी। महारानी लिखती है कि हे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बादशाह, मैं अटलांटिक महासागर में इंग्लैंड नामक टापू की मलिका आपसे अनुरोध करती हूँ कि मेरे देश के व्यापारियों को व्यापार करने की इजाज़त दे दे। 1600 में लिखा गया पत्र भारत में 1608 में आया, लेकिन व्यापार के लिए जो छूट है वो जाकर 1619 में मिली, और वहाँ से एक सिलसिला प्रारंभ हुआ। और वो सिलसिला 1757 में प्लासी के मैदान में एक काली रात के रूप में, शुरुआत के रूप में रहा, और वो लगातार जारी रहा। 1857 तक तकरीबन भारत के विस्तृत हिस्से को वो कब्जे में करने में कामयाब हुए। यहीं से शुरुआत हुई एक महासमर की, जिसको हम 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने का श्रेय परम श्रद्धेय सावरकर को जाता है। तो इस कड़ी में 1857 से लेकर 1947 तक का जब हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं, तो निश्चित तौर पर शहादत, त्याग, बलिदान की बहुत बड़ी बड़ी मीनारें हमें दिखती हैं, और उन मीनारों में रोंगटे खड़े होते हैं जब हम समझने का प्रयास करते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं। चूँकि बहुत विस्तृत बिंदु है, तो उस कड़ी में जब हम महिलाओं की भूमिका को तलाशने की कोशिश करते हैं, नारी की स्थिति उस दौर में किस तरह की रही और पार्टिसिपेशन कैसी रही, तो बहुत ज़्यादा उभर कर नहीं आ पाती है।
तो सवाल उठा कि जब नारी प्रारंभ से लेकर पुरुष के साथ कदम से कदम बढ़ाकर आगे चलती रही है, तो इस दौर में हम उसको क्यों जो है समझ नहीं पा रहे। तो एक ही जवाब सामने आया कि हम शोध की उस श्रृंखला में आगे नहीं बढ़ पाए हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण शोध नहीं कर पाए हैं, और इसलिए फिर इस दिशा में थोड़ा-सा आगे बढ़ा तो जानकारी बहुत व्यापक आई। इतनी बड़ी जानकारी आई, इतना ज़्यादा बड़ा विश्लेषण आया कि आज मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत चुनिंदा समय में इस सारी बातचीत को आपके समक्ष रखने की जो मेरी भावना है, उसको मैं किस तरह से आप लोगों को प्रस्तुत कर पाऊँगा, ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य है। फिर भी मैं प्रयास करूँगा इस बात को थोड़ा-सा न्याय के साथ अभिव्यक्त करूँ। शुरुआत मैं 1857 से करता हूँ, और जब 1857 की बात होती है तो मेरे से पहले मैडम श्रीवास्तव जी ने भी ये स्पष्ट किया कि हम में से कौन महारानी लक्ष्मीबाई के जो है भूमिका को नहीं जानता और उनकी भूमिका क्या रही। लेकिन उसके साथ-साथ ये जब मैं उस जो है राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखे हुए डॉक्यूमेंट्स में गया और हरियाणा के आसपास के उनमें गया और जो शोध है उस तक गया, तो फिर नामों की कमी नहीं रही 1857 में। सबसे पहले इस कड़ी में जयपुर की जो है महारानी पारीचत की पत्नी जो है रानी राजू शामिल होती है और शहादत देती है, और महारानी लक्ष्मीबाई के साथ जो है उनकी सहेलियां झलकारी बाई, मोती बाई, जूही, सुंदर, मुंदर, काशी, मथुरा, बेनी, चंद्रावल और रतन कुंवर जो है शहादत देती हैं झांसी के इलाके में, झांसी, कालपी और ग्वालियर में। और इतनी बेहतर इन लोगों की टीम थी कि स्वयं हयूरोज जैसा व्यक्ति अपनी डायरी में ये लिखने के लिए मजबूर हुआ कि मैं पता नहीं कितनी बार धोखे में रहा, और झलकारी भाई तो 100% हूबहू झांसी की रानी थी, और बहुत बार उसको गिरफ्तार किया इस कड़ी में, और बाद में जो है अंग्रेज अपने आप को झूठा जोड़ पाए क्योंकि वो महारानी को गिरफ्तार नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति में ये पूरी की पूरी जो टीम है वो बहुत उच्च कोटि की टीम थी। रामगढ़ की जो महारानी है अवंती बाई लोधी, उसने लड़ाई लड़ी, अपनी मूंगिया सेना बनाई, उनके साथ मालती बाई लोधी भी शामिल हुई। जालोर की महारानी ताराबाई लड़ी, छतरपुर की महारानी झड़कूबाई लड़ी, पूना की जो है सरजा राव की जो पत्नी है बैजाबाई लड़ी, और कानपुर में जो है नाना साहब की पुत्री मैनाबाई लड़ी। और मैनाबाई के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, जहां वो नाना साहब के साथ मिलकर लड़ रही थी, तो नाना साहब को जब ऐसा लगा कि स्थितियां उनके पक्ष में नहीं हैं, तो मैनाबाई ने कमान संभाली और वो वहां से भूमिगत हो गए। बाद में वो लड़ते हुए बंदी बनाई गई, और बंदी बनाने के बाद उसको ऐसा कोई टॉर्चर नहीं जो ना किया गया हो। और जब उस लड़की ने किसी भी तरह से अपने बाबा के बारे में बताने से मना कर दिया, तो उसको घोड़ों की टापों के नीचे कुचल कर मारा गया। और घोड़ों के नीचे टापों के कुचलते हुए भी उस लड़की ने अपने मुंह से एक भी शब्द ऐसा नहीं निकाला जो नाना साहब की जानकारी ले सके। अजीजन बाई जो है बिठुर की जो है तवायफ थी, और तवायफों के साथ उसने नेतृत्व किया, और इस बात के लिए कहा कि तवायफ जो है हमारा पेशा था दरबार में नृत्य करके मनोरंजन कराना, और अंग्रेज जैसे लोग हमारी जो भूमिका है उसको वैश्यावृत्ति तक ले गए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ी। अमोदा में जंग बहादुर की पत्नी तलाश कुंवर आगे बढ़ी। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने पूरा का पूरा कमान संभाला, और दिल्ली में जो बेगम जीनत महल है उसने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। तो 1857 में मैं बहुत चुनिंदा दस्तावेजों को देखकर ही ये बात समझ पाया कि यदि मैं थोड़े से समय में इतने लोगों की जानकारी ले सकता हूँ, यदि इसके ऊपर व्यापक स्तर पर काम किया जाए या शोध किया जाए, तो और पता नहीं किस किस तरह की चीजें निकल कर सामने आ सकती हैं। उसके इसी कड़ी में हरियाणा की एक महिला जो है
उसका विशेष जिक्र मैं करना चाहूँगा। बादली के मोर्चे पे लड़ी थी वो, और उसके हाथ में दोनों हाथों में तलवारें थी। और जब बादली के मोर्चे पे हार हो गई तो उसको बंदी बनाकर अंबाला भेजा गया। तो अंबाला का डिप्टी कमिश्नर फोर्सिथ चिट्ठी लिखता है दिल्ली में हडसन को, और हडसन से पूछता है कि ये 65 वर्षीय महिला आपने क्यों बंदी बनाकर भेजी है अंबाला में। तो उसके जवाब में हडसन लिखता है कि फोर्सिथ, जो ये 65 वर्षीय महिला है, इसको छोड़ने की गलती मत कर देना। ये बहुत खूंखार मानसिकता की औरत है, और ये दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ी, और मेरे को जो बताया गया कि 38 लोगों को इसने मारा, और जब तक इसके पीछे ग्रुप रहा इसको बंदी नहीं बनाया जा सका। और ये अपने आप को करामाती भी कहती है, और यदि इसको छोड़ दिया गया, इसको जो है रिहा किया गया, तो ये जॉन ऑफ आर्क, जो फ्रांस में राष्ट्रीयता का प्रतीक लड़की है, वो स्थान प्राप्त कर लेगी, और अंततः उसको अंबाला में फांसी दी गई। तो इस तरह की जो चीजें हैं दस्तावेजों में उभर कर आती हैं, और हमें बहुत कुछ नए अंदाज से समझने और सोचने की शक्ति देती है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो मैं जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का संगठित दौर है उसकी बात करता हूँ। कांग्रेस की जो बागडोर जब चलती है और उसमें ये मूवमेंट आगे बढ़ता है, तो शुरुआती दौर में महिलाएं प्रत्यक्ष भूमिका काफी कम अदा कर पाती हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष भूमिका काफी बड़े स्तर पर आती हैं। प्रत्यक्ष भूमिका में कांग्रेस जो है महिलाएं तकरीबन उस समय ज्यादा उभर कर आती हैं जब गांधी जी का प्रवेश होता है। 1921 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है उसमें पहली बार 144 जो है यानी 100 से अधिक जो महिलाएं हैं उन्होंने भाग लिया, जिनमें से अलग अलग समितियां बनी। तो 14 समितियां ऐसी थी जिनका नेतृत्व महिलाओं ने किया, और उनमें से अधिकतर का जो नेतृत्व है वो सरोजिनी नायडू कर रही थी। कमला नेहरू जो है राष्ट्रीय स्त्री सभा की संचालक बनी, अछूत द्वार उसने कार्यक्रम किए, और महिलाओं के द्वारा तिलक स्वराज फंड के लिए 44,519 रुपए एकत्रित किए। खादी का पूरा जो कार्यक्रम है वो महिलाओं के द्वारा चलाया गया। जब 15 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी जी भिवानी में आए तो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो पंडाल है उसमें नीचे दरी बिछाएगी, और पंडाल भी खादी का बना, और पहली बार बैठने के लिए मंच के ऊपर जो है कुर्सियां नहीं लगाई गई। और ये कल्चर जब इस तरह की हो गई, आगे चलकर ये खादी और स्वतंत्रता का प्रतीक बनी। और ध्यान रहे कि खादी का जो ये पंडाल है ये हिसार की चांदबाई के नेतृत्व में तैयार किया गया था, और गांधी जी ने चांदबाई को न केवल उत्साहित किया बल्कि नमूने के तौर पर वो कपड़ा भी साथ लेकर गए, ताकि लोगों को बता सके कि खादी का जो इस तरह का प्रोग्राम है किस तरह से किया जा सकता है। तो उनके साथ जो है मूवमेंट में शामिल हुआ जो पहला मूवमेंट था असहयोग आंदोलन, उसमें शांति घोष, सुनीति चौधरी, ज्योति कनक दत्ता, वनलता, कनकलता, वीना दास, ये वो नाम हैं जो कम से कम 2.5 साल की जेल उन्होंने गांधी जी के इस आंदोलन में देखी। 70 वर्षीय भागेश्वरी देवी और 72 वर्षीय मातंगनी हजारा को कौन नहीं जानता, जब अंग्रेजों का विरोध करते हुए जुलूस का नेतृत्व कर रही थी, और सामने से गोली जो है जब लगी तो उसने कहा कि तिरंगा नीचे नहीं जाएगा, आप गोली मारकर शरीर को चाहे जितना मर्जी छलनी कर दीजिएगा। तो इस तरह की बातें रही। इसके बाद कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें कुल जो है 4500 डेलीगेट शामिल हुए, जिनमें जो है महिलाओं की संख्या 600 थी, और 250 महिलाएं जो हैं उन्होंने भूमिका अदा की, स्वयं सेविका की। गांधी जी के द्वारा जो दांडी यात्रा की गई 1930 में जो है प्रारंभ हुआ था जो ये अभियान, उसमें 400 महिलाओं ने हिस्सेदारी ली। 1930 से 1934 के बीच में पूरे भारत के में 20,000 महिलाएं जो हैं वो गिरफ्तार हुई। कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, कमलापति चट्टोपाध्याय, ये सारी की सारी उसमें थी। और जो है रेवाड़ी की एक लड़की का मैं विशेष जिक्र करना चाहूँगा। उस लड़की का नाम जो है मैना मिलता है, और
जब नमक कानून तोड़ा गया तो उसमें अलग अलग इलाके में नमक बना। तो हरियाणा में समुद्र तट से बहुत ज्यादा दूर था, फिर भी खारे कुएं का पानी उबालकर नमक बनाया गया। तो इस लड़की ने 2 पैसे प्रतिदिन के लिहाज से अपनी बचत करके 60 रुपए इकट्ठे किए थे। तो पहली जो पुड़िया बनी नमक की वो इस लड़की ने खरीदी, और ये लड़की 6ठी क्लास की लड़की थी जो इस तरह से शामिल हुई। इसी तरह से झज्जर की जो है मन्नी देवी, हिसार की मोहनी देवी, कलकत्ता की बैथुन कॉलेज से जुड़ी हुई बीना दास इसमें लीड करती है, और बनारस जो हिंदू विश्वविद्यालय है वहाँ की प्राध्यापक प्रीति लता जो है इसमें शामिल होती है। सुहासिनी गांगुली जो है वो भी इसको लीड करती है। 1937 के जो चुनाव होते हैं उन चुनावों में संयुक्त प्रांत से विजय लक्ष्मी पंडित जो है लीड करती है और जीतती है। व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह पूरे देश में पॉपुलर हुआ, जिसमें 200 से ज्यादा जगह पर महिलाओं के द्वारा कार्य किया गया या व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया, जिसमें दिल्ली की लक्ष्मीबाई आर्य काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, कस्तूरबा गांधी, विजया सरोजिनी नायडू और जो बहनें हैं वो इसके साथ चली। इस दौर का जो मूवमेंट है उसकी एक खास बात थी कि ये भूमिगत आंदोलन था, क्योंकि बंबई में कांग्रेस के सारे लीडर गिरफ्तार हो गए थे और ये मूवमेंट जो है अंडरग्राउंड चला। अंडरग्राउंड मूवमेंट में कनकलता, उषा बेन, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, भोगेश्वरी, मनी बेन, पद्मा नायडू, शारदा बेन और लक्ष्मी सहगल जैसी महिलाएं रही। और यहाँ तक कि अरुणा आसफ अली और सुचेता कृपलानी की भूमिका तो यहाँ इस रूप में थी कि इन्होंने 8 महीने तक रेडियो स्टेशन चलाया, और रेडियो स्टेशन जब चला तो सरकार ने सारी तरह की जांच पड़ताल कर ली और उनको ये पता चल नहीं पाया कि ये रेडियो स्टेशन कहाँ से संचालित होता है, क्या इसकी भूमिका होती है। और अंततः जब ये मूवमेंट चलता रहा तो समानांतर सरकारें बनी, यानी कांग्रेस के साथ साथ जो दूसरे लोग थे या अंग्रेजों के डिप्टी कमिश्नर के साथ साथ स्थानीय लोगों को ये भूमिकाएं दी गई। तो इसमें भगतीबा, मिंदुबेन, शारदा मेहता ये ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने बराबर में भूमिका अदा करते हुए अलग अलग जिलों के डिप्टी कमिश्नर की भूमिका समानांतर सरकारों में चलाई। और इसके साथ साथ जो लोग लड़ते समय घायल होते थे, दुखी होते थे, उसके लिए आत्मरक्षण शिविर आयोजित किए गए, जिनमें जो है वीरशाल हुगली में और बली में चिंसरा, महेश टाला, नवीनला, कल्याणी, वीना दास, ये सारी की सारी महिलाएं थी जिनकी भूमिका अलग अलग अंदाज से हम देखते हैं और उनको इस क्रांतिकारी जो मूवमेंट है हमारा उसके साथ जुड़ा हुआ पाते हैं। जहां ये शांतिपूर्ण आंदोलन में हमने देखा इन लोगों की, महिलाओं की भूमिका थी, इसका मतलब यह नहीं बन जाता कि महिलाएं जो है दुर्गम और कठिन रास्ते पर आगे नहीं बढ़ी, बल्कि जो महिलाएं जिन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया और क्रांतिकारियों का साथ देकर हर तरह के टॉर्चर का रास्ता जो है स्वीकार किया, उनमें शांति घोष, सुनीति चौधरी, शांतना जुहा, कल्पना दत्ता, वीना दास, भौमिक, वनलता, उज्ज्वला, रक्षित, ज्योत्सना, दुर्गा बोहरा, भूलवती देवी, यमुना देवी, सरला देवी, विद्यावती देवी जैसी थी, जिनमें से 9 महिलाओं को अलग अलग जगह पर अलग अलग अपराध के चलते हुए फांसी की सजा दी, या फिर ये वो महिलाएं हैं जिनको कम से कम 12 साल की सजा जो है अलग अलग ढंग से जेलों में इन्होंने देखी। इसी के साथ साथ यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम आजाद हिंद फौज की बात करते हैं। तो आजाद हिंद फौज में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कमान संभाली और उनके द्वारा 5 रेजिमेंट बनाई गई, उन रेजिमेंट में एक रेजिमेंट जो है महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर बनाई गई थी और उसका नेतृत्व जो है कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया था। और शुरुआत में जिस दिन इसका गठन हुआ था 156 महिलाएं इसमें शामिल हुई थी और बाद में ये संख्या बढ़कर 1400 के आसपास हो गई। और कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में ये महिलाएं केवल ये भूमिका नहीं अदा कर रही थी कि वो इन सैनिकों के लिए भोजन तैयार कर रही थी या फिर उनकी दवाई का या घायल होने की स्थिति में इलाज कर रही थी, बल्कि इन्होंने जो है
प्रोम का मोर्चा और जो अराकान का मोर्चा है, इसके ऊपर अपने आप को आगे बढ़ाया। और जब सुभाष चंद्र बोस के द्वारा धन की अपील की गई और ये कहा गया कि मुझे राष्ट्र की लड़ाई के लिए पैसे की जरूरत है, तो बर्मा के रंगून में एक गुजरात की महिला जिसका नाम बताइनी देवी है, उन्होंने 3 करोड़ रुपए चंदा दिया। और उसके बाद भी जो है, जब मुझे व्यक्तिगत तौर पर जो है इन स्वतंत्रता सेनानियों से जो आजाद हिंद फौज से जुड़े हैं, इनसे बात करने का मौका मिला, तो हसनगढ़ के भलीराम जी कहते हैं कि हम जब जरूरत पड़ती थी तो दोनों साइड चद्दर पकड़ के बर्मा में और आसपास के इलाकों में जो है चंदा के लिए जाया करते थे, तो हमारे पास इतना ज्यादा आभूषण जो है आ जाता था सोना चांदी के रूप में कि हमारे लिए चद्दर संभालनी मुश्किल हो जाती थी, वजन इसका इतना बढ़ जाता था। तो महिलाएं जो हैं वो इतनी ज्यादा सक्रियता दिखाती थी और हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो इस स्तर तक आगे बढ़ता था। इस बीच में महिलाओं के द्वारा कुछ संगठन भी बनाए गए। सरलाबाई जो चौधरानी है उनका भारत स्त्री महामंडल रहा जो कलकत्ता से चलता था। भारतीय महिला संगठन रहा जो टाटा की मिसिज है हीराबाई, उसके द्वारा जो है बम्बई प्रेसिडेंसी जो है इंस्टीट्यूशन बनाई गई। राष्ट्रीय स्त्री सभा बनी और 1929 में देश सेविका संघ बना और श्रमिक संगठन के तौर पर जिसको सरोजिनी नायडू ने लीड किया, ऑल इंडिया वर्किंग कांग्रेस बनी। ये वो मंच थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने आप को आगे बढ़ाया। भारत के ही नहीं, बहुत कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो भारत की नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा भारत के इस फ्रीडम मूवमेंट में अपनी भूमिका अदा की गई है। उसमें भिखाजी कामा जो है वो लंदन की थी और क्रांतिकारियों के साथ रही। भारत का जो तिरंगा झंडा है लहराने वाली वो पहली महिला थी। निवेदिता जो है वो इसी कड़ी में आगे बढ़ती है और विवेकानंद ने उनके लिए नीडर शेरनी शब्द का प्रयोग किया है, वो इस तरह से करती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर इनके लिए लोक माता शब्द का प्रयोग करते हैं। एनी बेसेंट जो है वो थियोफिकल सोसाइटी के रूप में आई थी, उन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया, बाद में वो कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही और उन्होंने अपनी गतिविधियों को इस तरह से संचालित किया। मीरा अल्फजा जो है अल्पोज जो है वो इस मूवमेंट में आगे बढ़ी और अरविंद घोष जो चिंतक हैं इस देश के, उन्होंने इनके लिए द मदर शब्द का प्रयोग किया। और 1972 में जब जो भारत का 25वां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम बना, तो लाल किले पर सम्मानित होने वाली ही अकेली महिला थी और इनको इस तरह से स्वीकार किया गया। इसी तरह से गांधी जी के मूवमेंट में मीरा बेन और सरला बेन दोनों इंग्लैंड से आई थी और वो भारत के इस मूवमेंट में शामिल हुई। तो ये मूवमेंट के हैं जो अलग अलग दौर हैं, उनकी हम बात करते हैं। और अब मैं थोड़ा सा जो है हरियाणा की महिलाओं की भूमिका को भी यहाँ पर दर्ज करना चाहूँगा, क्योंकि हरियाणा के क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में समझते समय हम कई बार जो अपनी सोच है वो उतना केंद्रित नहीं कर पाते। तो हरियाणा के जब हम 1857 की बात करते हैं तो 1857 में कैथल की जो महारानी है मेहताब कौर, वो खुद युद्ध के मैदान में उतरी और उसने लड़ाई लड़ी। बाद में वो बंदी बनाई गई, उससे उसका आवास छीना गया और उसने अपने बाकी जिंदगी जो है पास के गांव प्योदा में गुजारी। मेवात में जो है तकरीबन 23,000 लोग मरे, जिनमें से 719 जो हैं महिलाएं युद्ध के मैदान में मरी। जो हिसार का इलाका है, इसमें हम शाहबाज बेग की पत्नी की बात करें या फिर जो है मोहम्मद आजम की पत्नी की बात करें या फिर हुकम चंद जैन की पत्नी की बात करें, उनको जो है फांसी की सजा दी गई। पास के गांव रोनाक को जब आग से जलाने का प्रोग्राम रहा और तोपें लगा दी गई, तो 25 औरतें बच्चों समेत जो हैं उस कुएं में अपनी जान के लिए जो है बाजी लगा गई। रानिया के नवाब की पत्नी जाबिता खां जो है इसमें शामिल होती है और जब के को बल्लभगढ़ के राजा को फांसी दी जाती है तो उनकी जो पत्नियां हैं उनको भी मृत्युदंड दिया जाता है और साथ में उनसे संपत्ति जब्त की जाती है।
और अंबाला की उस वीरांगना का मैं जिक्र पहले ही करके आया हूँ, जिसको अंग्रेज इस रूप में देखते थे कि वो कहीं जोन ऑफ आर्क ना बन जाए। और गांधी जी के जो आंदोलन थे उनमें खादी का मैंने जिक्र किया, उनमें चांदबाई, लज्जावती जो है और तारावती ज्यादा महत्वपूर्ण थी। और महिला जो वॉलेंटियर कोर है उनको कमला देवी और चूली देवी ने जो है लीड किया, और ये स्वदेशी का जो मूवमेंट है उसको पॉपुलर करती हैं। रोहतक में जो कॉन्फ्रेंस हुई उनमें श्रीमती सूरजभान, श्रीमती दुनीचंद को है 1.5 वर्ष की कैद हुई। रोहतक की कस्तूरबा बाई को 3.5 साल की कैद हुई। रोहतक में ही लक्ष्मीबाई आर्य और अंबाला में एमएलआर जरूर थी, और विद्यावती जो है वो आगे बढ़ रही थी। और स्वदेशी को पॉपुलर करने के लिए उन्होंने फैसला किया कि जन्माष्टमी के दिन 1931 में किसी भी व्यक्ति को मंदिर में तभी प्रवेश करने की इजाजत मिलेगी जब वो खादी का वस्त्र डाल कर आएंगे। और वो महिलाएं गेट पर बैठी, और उसका परिणाम ये रहा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति मंदिर में नहीं प्रवेश कर पाया जिसने खादी के वस्त्र धारण नहीं किए हुए थे। और उसके बाद धीरे धीरे ये ट्रेंड बन गया। और हिसार में जो है चांदबाई, लक्ष्मीबाई तायल के नेतृत्व में चरखा दंगल तकरीबन हर साल चलता था। 1932 का चरखा दंगल सबसे ज्यादा पॉपुलर था, जिसमें 240 जो महिलाएं हैं उन्होंने भाग लिया। और जब ये सारा का सारा चल रहा था तो उसमें जो व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात आई, लक्ष्मीबाई आर्य उसमें गिरफ्तार हुई, कस्तूरबाई उसमें गिरफ्तार हुई। और इसी बीच यदि मैं जिक्र करूं, जब हिसार में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, बलवंत राय तायल जिन्होंने 15 अगस्त 1947 का ध्वजारोहण किया, वो जब कटला रामलीला में सत्याग्रह में शामिल होते हैं तो उनकी पत्नी जो कि मूलतः भिवानी से थी, 6 दिन का बच्चा था उनका, भिवानी से ऊंट पर बैठकर हिसार आई अपने 6 दिन के बच्चे को लेकर। और जब कटला रामलीला में बलवंत राय तायल को गिरफ्तार किया जाता है तो वो उनके पांव के हाथ लगाकर और उनकी गोद में एक बार बच्चा देकर वापस लेते हुए कहती है, बच्चों को तो मैं संभाल लूंगी, आप जो अपना मिशन है उसको जारी रखिए, उसको आगे बढ़ाइए। तो जो त्याग है वो हम अलग अलग ढंग से देख सकते हैं। रोहतक में मालोट गांव का जो है हरिराम, उसकी कहानी बिल्कुल अलग तरह की थी। वो इस सत्याग्रह में शामिल हुआ तो अपनी माँ जो है लाडो और अपनी पत्नी नाहरी देवी, उनको साथ लेकर आया। और कमाल की बात ये है कि इनके परिवार में और कोई सदस्य नहीं बचा, तो ये बेचकर जो है उनको और इस मूवमेंट में शामिल हुए। हम इन चीजों को इस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो इसी कड़ी में चाहे हम अंबाला की उषा देवी की बात करें, भिवानी की राधा देवी की बात करें, रुक्मणी की बात करें, मालती की बात करें, या फिर हिसार की भगवंती की बात करें, ये सारी की सारी महिलाएं वो महिलाएं हैं जिन्होंने इस कड़ी में भूमिका अदा की। रियासत के विरुद्ध जींद में जो है राम राय की जो है रामरती धोगी भगवानी देवी शामिल होती है, और पटियाला में कमला देवी इसको लीड करती है। तो ये पूरा का पूरा जो फ्रीडम मूवमेंट है जिसमें मैंने आप लोगों के साथ नाम साझा किए, ये सेलेक्टेड वो नाम है जिनमें प्रत्यक्ष भूमिका की बात है, और जिनके पति आजाद हिंद फौज में या फिर जेल में लंबे समय तक रहे, और उन्होंने उन परिवारों का पालन पोषण किस रूप में किया, पुलिस ने उनको कितनी तरह से टॉर्चर किया, कितनी तरह से उनको जो है दबाव में लिया, या फिर सामाजिक जो रिश्ते थे ताने बाने उनके उन्होंने किस तरह से देखा, ये भूमिका बिल्कुल अलग तरह की भूमिका है। तो ऐसे में बहुत विस्तृत बिंदु है और इसको जितना चाहे हम व्यापक ले सकते हैं, लेकिन अंत में सारांश के तौर पर अपनी बात को विराम देते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि स्वतंत्रता संग्राम का जो अमृत महोत्सव हम अब देख रहे हैं, और हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, तो ऐसे में महिला की जो भूमिका है उसको नए अंदाज से जानने और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि त्याग और बलिदान का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जहां पर उनकी भूमिका हम ना पाते हों। सिर्फ और सिर्फ शोध के अभाव में वो उस तरह से नहीं उभर पाई हैं। निश्चित तौर पर बहुत बार ऐसा होता है कि इतिहास का निर्माण करने वाले लोग
इतिहास को बनाने वाले लोग इतिहास के पन्नों तक नहीं पहुंच पाते हैं। यही हुआ है महिलाओं के साथ भी, और जरूरत इस बात की है कि उन्होंने जिस तरह का त्याग और बलिदान किया है वो इतिहास के पन्नों तक पहुंचे। और इस वर्ष यदि हम कुछ ऐसा कर पाते हैं और कुछ रचनाएं, कुछ कृतियां इस तरह की ला पाते हैं कि उनका जो व्यक्तित्व है, उनके कृतित्व है, उनकी भूमिका है, उनको ला पाएंगे, तो निश्चित तौर पर जो ये अमृत महोत्सव है वो बहुत बड़ी भूमिका देगा और हमारे लिए नई तरह की शक्ति देगा, प्रेरणा का स्रोत देगा। तो महिलाओं ने कदम बढ़ाकर कदम मिलाते हुए अपने आप को अभिव्यक्त किया है और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महती भूमिका दी है। इसको समझकर हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर श्रोताओं में से कोई कुछ अपना क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो हम 1-2 क्वेश्चंस ले सकते हैं। ओके, ठीक है। आपने सर बहुत ही सुंदर शब्दों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नारी के योगदान के बारे में बहुत ही सुंदर उद्बोधन दिया और हम सबकी जानकारी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। खासकर आपने हिसार की जो महिलाएं थी, हरियाणा की महिलाएं हैं, उन सबका किन किन ने आज़ादी के इस महोत्सव में अपना योगदान दिया, आपने उन सबको याद किया। और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है, इसका मकसद भी यही है कि हम गर्व के उन पलों को याद करें जिनसे भारत की आज़ादी का इतिहास जुड़ा है। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर दीपक केडिया जी से, जो हमारी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, तो वो आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर कौशिक जी भी हैं यहाँ पे और दीपक केडिया जी भी हैं। तो करवाइए कोई बात नहीं। कौशिक जी भी, दीपक जी से करवाइए। वो आज के मुख्य अतिथि, आज के मुख्य वक्ता और जो हमारे साथ आज श्रोता जुड़े हैं, उन सभी का धन्यवाद करें। प्रोफेसर दीपक केडिया जी। धन्यवाद विवेक जी। एम आई ऑडिबल? हाँ जी बिल्कुल। धन्यवाद जी। सर्वप्रथम मैं विज्ञान भारती हिसार इकाई की ओर से आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर BR कंबोज जी, कुलपति गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय एवं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। सर, आपकी गरिमामयी उपस्थिति एवं इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में आपके मार्गदर्शन के लिए हृदय तल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का हार्दिक धन्यवादी हूँ। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का व्याख्यान अत्यंत ही प्रेरणादायक व जोश से परिपूर्ण रहा। जैसा कि विवेक जी ने बताया और हम सब ने भी सुना, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नारी शक्ति का योगदान किसी से छुपा नहीं है, परंतु डॉक्टर साहब के व्याख्यान में कितने ही तथ्यात्मक बिंदु ऐसे रहे जिनका हम सबको पहले से ज्ञान नहीं था, चाहे वो हरियाणा के अंदर नारी शक्ति के योगदान को लेकर हो या अगर हम हिसार की बात करें उसके लिए। तो सर, हमारा ज्ञान वर्धन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं विज्ञान भारती हरियाणा प्रांत कार्यकारिणी के पदाधिकारी अध्यक्ष डॉक्टर जवाहर जी, डॉक्टर अनुराग जी एवं अन्य गणमान्य सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिनकी उपस्थिति ने हमारा मनोबल बढ़ाया और इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में अपना योगदान दिया। ज्यादा समय ना लेते हुए अंत में मैं विज्ञान भारती से जुड़े समस्त बंधु भगिनी एवं श्रोतागणों का इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनके योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। अंत में मैं आप सभी का
आज के मुख्य अतिथि, आज के मुख्य वक्ता एवं सभी अतिथियों का जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े सभी श्रोताओं का, सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। एक बार फिर से विज्ञान भारती की हिसार इकाई की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका दिन शुभ हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार अनुराग जी, नमस्कार जवाहर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, बहुत ही बढ़िया सुंदर और सफल कार्यक्रम के लिए सभी को बधाई। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सभी जुड़े, इसका बहुत बहुत हमें आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू मैम, और माननीय वीसी सर को उन्होंने समय दिया, और हमारे विभाग के प्रोग्राम को एक नई ऊर्जा मिलती है जब बड़े लोग हमसे जुड़ते हैं। उनका बहुत बहुत आभार। मैं तो कार्यकर्ता हूँ और उसके नाते ही जुड़ा हूँ और वैसा ही मानता हूँ, लेकिन आज जोश देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। व्याख्यान बड़ा अच्छा था, जी ने काफी अच्छा प्रकाश डाला। ये जो कड़ी शुरू हुई है, मुझे लगता है कि एक नई दिशा और दशा दोनों चीजें देगी विज्ञान भारती को। अच्छा प्रयास है और सभी को मुबारकबाद। आप लोगों ने समय निकाला व्यवस्थाओं के बावजूद, उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं। और मैडम जी तो लगे ही रहते हैं, तो उनका भी धन्यवाद। कौशिक जी आज असल में फोटो लेट आया डॉक्टर साहब का, नहीं तो ये जुड़े तो मतलब शुरू से जुड़े हुए। जी सर, जी सर। बीच बीच में कॉल आ रही थी एक्चुअल में ना जी, बहुत कॉल आ रही थी, मैं वो कट जाता था मैं अपना आप ही। बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया, आगे भी ऐसे ही रहेगा। नमस्कार सभी का। नमस्कार, बहुत धन्यवाद के लिए बधाई हो बहुत बहुत। थैंक यू डॉक्टर स्नेहलता जी। जुड़ी हुई हैं, सनेह जी भी जुड़ी हुई हैं, ठीक है, बिंदु मंगला जी भी जुड़ी हुई हैं, और भी कई लोग जुड़े हुए हैं। राहुल त्रिपाठी जी भी हैं भिवानी से। डॉक्टर आनंद जी भी है सर, हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं विभाग के। बस रह जाते हैं कहीं तो। जी सर। ये आभासी बैठक जो होती है ना, इनमें ऐसा ही रहता है। आनंद जी अब दिखाई दिए, आनंद जी को तो कोई भूल नहीं सकता ना, ये तो स्वयं ही उसमें लग रहे हैं जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी हो। जी जी। ठीक है मैडम, नमस्कार, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, आपको भी बधाई। हरियाणा के अंदर ही आते हैं, हरियाणा इकाई के कोषाध्यक्ष हैं मैडम। हम तो जानते ही हैं, कहीं इसी में मिलते ही हैं। देव जी भी हैं। हाँ जी, नमस्कार, धन्यवाद जी, बहुत बहुत सभी। नमस्कार, धन्यवाद दीपक। थैंक यू सर, धन्यवाद। नमस्कार अनुराग जी। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। बहुत बढ़िया रहा प्रोग्राम, बहुत अच्छे। हाँ थैंक यू मैम, बहुत अच्छा प्रोग्राम। थैंक यू मैम। हिसार मैम सबसे हमारी जो एक्टिव यूनिट है, जो हमको ज़्यादातर जो विज्ञान भारती को आगे बढ़ाने में हिसार यूनिट बहुत अहम भूमिका निभाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ, नहीं हम करते रहेंगे सर, जितना हो सकता है हमारे यहाँ। बिल्कुल मैम, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू दीपक जी।